Hello, dear students. Welcome to Computer ITI. Today, I will teach you how to make a perfect student mark sheet with the help of MS Excel, so please don't skip this video and don't forget like, comments, and subscribe this channel. Edit Kaushal. पिछली क्लास में हम लोग ने एक्सेल के बारे में पढ़ा था कि एक्सेल एक वर्कशीट का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इस तरीके के कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड का हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किया था डाटा, जिसमें हमने 10 स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस 4 सब्जेक्ट के नंबर और टोटल निकाल करके उसका एवरेज भी निकाला था। उस दिन हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इस तरीके से हमने इसको यूज किया था। यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो हम 4 लिख रहे हैं, अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसको थोड़ा सा आज हम लोग ज्यादा क्लेरिफाई करते हैं। ऐसा हम लोग ने उस दिन किया था। एवरेज को इस फॉर्मूले से निकाल करके इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट करके हम लोग ने इसको यूज किया था। उस दिन हमने फॉर्मूला यूज किया था टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसको एवरेज कहा जाता है। इसको कहा जाता है एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसको एवरेज कहा जाता है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा पेपर 100 नंबर का है, इसीलिए हम लोग ने जब यहाँ पे इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमने उसको 4 मान करके आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक फर्क होता है कि जब रिजल्ट बनाया जाता है तो वहां पर एवरेज न लिख करके परसेंट का कैलकुलेशन आता है। तो जब आप परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे तो इक्वल टू टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला ये कहता है, मैथ का फॉर्मूला कहता है कि इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए। अब बात समझिए, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के नंबर मांगे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर हम लोगों ने अज्यूम किया था अगर हम 76 दे रहे हैं, 89 दे रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हमने 100 आउट ऑफ 100 दिया होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल एक्चुअली अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 400 रहा होगा, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हो सकता है टोटल 1200 हो, अगर ग्रेजुएशन का होगा तो 1200 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। सब्जेक्ट 3 ही होते हैं, 3-3 करके 3 बार में आते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन है जहाँ पे पेपर 100 मार्क्स का है, जैसा कि हमने यहाँ पर अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि अभी एक पहला दिन था तो हमने रैंडम नंबर डाल दिए थे और इसको अज्यूम कर लिया था कि आउट ऑफ 100 है। तो जब आउट ऑफ 100 है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा इक्वल टू 273 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाई 100। यही तो। अगर हमारा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हमेशा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितने भी बच्चों के नंबर आए हैं उसको डिवाइडेड बाई करना चाहिए ग्रांड टोटल से। मतलब हमारे यहाँ पे 273 थे तो हमने लिखा इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अपने आप ही वो डिवाइडेड बाई 4 हो गया। दैट्स वाई वो एवरेज के फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट हो गया। 274 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 ऊपर से कट जाएंगे, बचेगा क्या? 273 अपॉन 4 ही तो बचेगा वहां पर, राइट? या ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो अपने आप ही क्या बचेगा, वो जो 4 होगा वही बचेगा। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे ग्रांड टोटल 100 का माना है तब तो हमारा ये फॉर्मूला सही है कि इक्वल टू टोटल अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने इक्वल टू टोटल अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाई 100। दैट्स वाई वो अपॉन 4 के फॉर्मूले के कारण से आपको यहाँ पर आंसर सही दिखाई दे गया। लेकिन इस शब्द को मैथमेटिकल के टर्म्स में एवरेज लिखा जाता है, न कि इसको परसेंटेज कहा जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, जो कि हमने मैथ्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैथ्स इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कहें या नंबर ऑफ टर्म्स कहें, उस हिसाब से एवरेज आता है। और अगर ग्रांड टोटल 100 के हिसाब से है तो आंसर इसी हिसाब से निकल आता है। हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल में एक एवरेज नाम का फॉर्मूला भी होगा। अभी हम लोग फॉर्मूले पे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आगे जाकर हमारे पास एक एवरेज नाम का फॉर्मूला भी है जिससे हम लोग एवरेज निकाल भी लेते हैं। तो आज हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, आगे जाके बात करेंगे।
तो उस दिन हम लोगों ने यहाँ तक निकाला था। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें कि अगर ये सब्जेक्ट के जो नंबर है वो 100 में नहीं है, अगर ये 50 में है, आउट ऑफ 50 है ना। कभी कभी वो 33 नंबर का पेपर होता है, 30 का होता है, कोई कोई 150 नंबर का पेपर होता है, जैसा भी है उसमें लिखना पड़ता है मैक्सिमम नंबर और मार्क्स ऑब्टेन करके करना पड़ता है। तो सपोज करिए कि अगर ये आउट ऑफ 50 होते तो ये कुछ और यहाँ पे टाइप किया होता, यहाँ पर हिंदी में 45 होते, 50 के ऊपर नहीं होते, है ना। इंग्लिश में 48 होते, 32 होते, मैथ में 40 होते, साइंस में 32 होते। तो ये 165 मार्क्स उसके आउट ऑफ 200 होते, न कि 400 होते, तभी हमारा आंसर जो है वो गलत माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने नंबर ऑफ ग्रांड टोटल 100 के मल्टीपल्स पे लिया है तब तो ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, फिर रुकिएगा अभी नोट ना करिएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। अब एक्सेल में आप मल्टीप्लाई बाई 100 मत करिए, एक्सेल में आप मल्टीप्लाई बाई 100 मत करिए, केवल आपको लिखना है टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, इतना ही लिखना है आपको। मैं एक बार सबको ठीक कर देता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स को ठीक कर देता हूँ, जैसे कि मतलब वो 50 के अंदर ही आ जाए, समझ में आए वो, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल ऊपर के 3 रिकॉर्ड्स में ही चेंजेस कर लेते हैं। ऊपर के 3 रिकॉर्ड्स में आउट ऑफ 50 का अभी मान के चलता हूँ कि मैं दे रहा हूँ और उसको सही से मैं कर देता हूँ। तो अपने नंबर को 50 के अंदर ले आता हूँ ताकि हमारा आंसर गलत ना हो, जितने भी नंबर हो सही से यहाँ पे दिखाए। तो ये इसका मतलब है 200 में से 155 आए हैं, ये 200 में से 165, ये 155 और ये 170, राइट। तो जैसे आप इसको करेंगे टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, ये आपको ऑब्वियसली पॉइंट में दिखाई देगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 100 किया नहीं गया। आपको एक्सेल में करना क्या होगा, आपको जब वो आंसर हो जाए तब आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ये परसेंट का साइन दबाएंगे। इससे क्या होगा, परसेंट का साइन दिखने लगेगा, क्योंकि याद करिए जब कभी भी रिजल्ट होता है तो वहां पर 82.5% लिखा हुआ होता है। अगर हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू टोटल अपॉन ग्रांड टोटल डिवाइडेड बाई 100, तो वो 82.5 दिखाई तो देगा लेकिन इसके आगे परसेंट नहीं लिखा है, नहीं आएगा वो, है ना। इसीलिए आप एक्सेल में जब कभी भी परसेंट निकालेंगे, एक्सेल के इस फॉर्मूले को अब आप ध्यान से याद करते जाइए कि एक्सेल में आपको लिखना है टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल करना है, और उसके बाद आपको परसेंट का साइन यहाँ से नहीं लगाना है, आप एक बार लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके ये परसेंट यहाँ से ऑन कर देंगे। जैसे आप परसेंट ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देने लगेंगे। ये है हमारा तरीका परसेंटेज निकाल के वहां पे शो करने का। टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, जितना भी आपने माना हो, 400, 200, 1300, 900, जो भी आपने माना हो, और उसके बाद करने के बाद आप उसको कर देंगे परसेंट का ऑपरेटर वहां पे लगा देंगे, राइट। ये हो गया हमारा पहला काम। नीचे का अभी क्योंकि वो 400 के हिसाब से है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 400 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के नंबर, ऐसा तो कभी होता नहीं है रिजल्ट में आधे बच्चों का 200 हो, आधे बच्चों का 400, ऐसा तो है, लेकिन फिलहाल जो सीन है वो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। ऊपर 200 है, नीचे 400 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। यहाँ पे ग्रांड टोटल है हमारा 400 करेंगे। इसके बाद जब आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये सब आ जाएगा। जब ये सब आ जाएगा तो आप सबको सेलेक्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि सर आप बोलोगे फिर एक नई प्रॉब्लम आई है कि वो होल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, होल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी के बगल में यहाँ पर आपको इंक्रीज डेसिमल का एक सिंबल दिखाई देगा। आप जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उतने उतने डेसिमल नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको 2 काम करने हैं, इक्वल टू टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, सबको सेलेक्ट करके परसेंट, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल करके आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा जो ग्रेड वाला अभी और कल आपको पढ़ाया गया होगा उसको भी फिलहाल रोक दीजिए, अभी जिस हिसाब से आपने किया है वहाँ पे लगा दीजिए।
तो आज की अभी क्लास में हम लोग जो मेन पॉइंट है पहले उस पर आ रहे हैं। तो पहला बात था कि क्या मुझे एवरेज लिखना चाहिए कि परसेंट लिखना चाहिए। अगर मुझे एवरेज लिखना है तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। इसको लिखने का मतलब होता है कि हमने 100 नंबर का पेपर एज्यूम कर लिया है। ओके, और यहाँ पे प्रतिशत का साइन दिखाई नहीं देता है। और अगर आपको कभी भी परसेंट का साइन शो करना है तो आपको टोटल अपॉन ग्रांड टोटल लगाना है, तो सेलेक्ट करके परसेंट का साइन लगाना है, फिर डेसिमल के साइन वहां पे बना देना। नेक्स्ट, परसेंटेज परसेंटेज पर आइए। ये एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंट को कैलकुलेट करना या किसी वैल्यू का, किसी अमाउंट का परसेंटेज पर वैल्यू को कैलकुलेट करना। वैल्यू कैलकुलेशन या परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन। परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन का मतलब जैसे जीएसटी निकालना है, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल जीएसटी। जैसे किसी अमाउंट का आपको, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी 18%, 12% टैक्स लग रहा है। जीएसटी को कैलकुलेट करना या टैक्स को कैलकुलेट करना, जीएसटी कैलकुलेट करना या टैक्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करना। आप में से कितने मैथ्स के स्टूडेंट हैं? मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो प्रतिशत निकालने का जो मैथ्स का फॉर्मूला है वो आप याद रखिए। किसी का परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई रेट करना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट परसेंट, अमाउंट इनटू रेट परसेंट। जो भी अमाउंट लिखा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट परसेंट का। फॉर एग्जांपल इक्वल टू 5000 का यदि आपको 18% निकालना है तो आप लिखेंगे इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाई 18%। तो ऐसे करेंगे। तो फॉर्मूलेस थोड़े थोड़े याद करते चलिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो उसमें सबसे पहला कंफ्यूजन एवरेज और परसेंट का होता है। तो एक चीज है कि परसेंट को निकालना और दूसरी चीज है परसेंट की वैल्यू को निकालना। परसेंट को निकालना या परसेंट की वैल्यू को निकालना। तो अगर परसेंट निकालना होता है तो हमारा कैलकुलेशन है टोटल अपॉन ग्रांड टोटल, और अगर वैल्यू है तो कैलकुलेशन है अमाउंट इनटू रेट परसेंट, अमाउंट इनटू रेट परसेंट। क्या करना है इसको, चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे कि हमको हमको बिल बनाने को मिलेंगे और हमें उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हमें उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करने पड़ेंगे या डिस्काउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे या पे स्लिप बनानी पड़ेगी। तो हम लोग एक फटाफट एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं जिसमें सीरियल नंबर, आइटम का नाम, प्रोडक्ट का नाम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर ये बना रहे थे। तो हमने कुछ एक छोटे छोटे हमने फटाफट 4-5 रिकॉर्ड, 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन लगा लिया। यहाँ पर कोई भी आपको नाम याद है वो आप लिख लीजिए। आप पेन, पेंसिल, घड़ी कुछ भी खरीद सकते हैं, मोबाइल, जो आपको कैलकुलेट करना हो। कोई एक 5 प्रोडक्ट यहाँ पर, तो 10 पर्सन्स के नाम, 10 प्रोडक्ट के नाम आप याद रखिएगा। याद रखिए जो आपको ठीक लगे, सही सही। तो पेन हो गया, मोबाइल हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और माउस हो गया। जो भी हमने पेन ड्राइव कर लेते हैं अगर, क्योंकि ये सब कंप्यूटर के रेट्स हैं तो यहाँ पर। और जो आपको सामान समझ में आए उसके रेट्स लगाइएगा। 500 रुपये की पेन ड्राइव, 5000 रुपये का मोबाइल चाहिए, 8000 का एक मोबाइल, जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। 6000 रुपये का एक मॉनिटर, 3000 रुपये की एक, ये एक का दाम लिखना है आपको, एक का दाम लिखना है। 300 रुपये का माउस या 500 रुपये का 500 वाला माउस, 300 की पेन ड्राइव, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ही का आप प्राइस लिखेंगे। रेट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट का दाम। जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहें, 1 2 जितने भी खरीदना चाहें आप यहाँ पे 5 2 3, मैंने क्वांटिटी लिख ली। इसका मतलब है कि मैं 300 रुपये की एक पेन ड्राइव है तो 5 पेन ड्राइव का दाम क्या होगा? 1500 होगा। मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, तो हम लोग लिखते हैं 300 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो गया, ये हो गया हमारा। ये इस तरीके से यहाँ तक का हमारा काम आसान है, राइट। इसके बाद हमको जीएसटी या टैक्स, इसको जीएसटी भी कह सकते हैं या टैक्स भी कैलकुलेट आप कह सकते हैं कि आपको कितना प्रतिशत लगाना है।
ये जो अभी मैंने लिखा है, अब हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी या टैक्स, इसको ये भी कह सकते हैं आप सरल भाषा में कि कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टैक्स, एक ही बात है, चाहे आप परसेंट कैलकुलेशन कहें या उसको जीएसटी टैक्स कहें, एक ही बात है। तो 18% नॉर्मली जीएसटी लगती है। जीएसटी के रेट 12, 18, 5 ज्यादातर है, ज्यादातर 18%, 12% या 5%। 18% ज्यादातर है, इसलिए आप 18% आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इनटू परसेंट का रेट, जो भी आप निकालना चाहें, इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 18%। परसेंट का साइन अपने हाथ से लगाएंगे आप, इन E3 मल्टीप्लाई बाई 18%, ये करेंगे आप, ये आ गया राइट। और अगर 12% है तो अमाउंट इंटू 12% ऐसे होगा। 5% है तो अमाउंट इंटू 5%, जो जैसा है, ज्यादातर 18% होगा तो आपको 18% ऐसे निकालना होगा। यही चीज डिस्काउंट होती है, फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला यही होता है। अगर उसको कहते हैं जीएसटी निकालो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, टैक्स निकालो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्काउंट निकालो तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे डिस्काउंट है तो मान लीजिए कोई 2% डिस्काउंट दे रहा है या 5% डिस्काउंट दे रहा है। अभी हमने इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या देखा, इस वाले एग्जाम्पल में देखा कि जीएसटी अलग अलग था, इसमें 18% था, इसमें 12% था, इसमें 5% था, इसमें 18% था, इसमें 18%। तो हमने अलग अलग कैलकुलेट किया। अगर एक ही होता है, अगर एक ही होता है तो एक ही पे लगा के कॉपी पेस्ट कर देते तो आ जाता है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग था इसलिए अलग अलग निकाला। तो फिर हमने यहाँ पे कहा अगर मुझे डिस्काउंट 5% निकालना है, अगर मुझे डिस्काउंट 5% निकालना है, उसके दो तरीके हैं। डिस्काउंट 5% निकालना है, उसके दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं, इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट परसेंट, अमाउंट इनटू रेट परसेंट, एंटर किया, और क्योंकि सब वही है तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, निकल आया। मेथड नंबर 2, अभी आप आज की क्लास में इतना ही करिए, कल फिर और बात करते हैं राइट। अभी या अगले एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने क्या किया, इसको 5% ऐसे ही लिख करके आपको कर दिया, तो यहाँ पर निकल आया। यहाँ पर हमने जाना कि परसेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंट को निकालने का फॉर्मूला हमेशा होता है इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट परसेंट। अब आप उसको चाहे जीएसटी कहें, चाहे टैक्स कहें, चाहे डिस्काउंट कहें, फॉर्मूला यही है, इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट परसेंट। अगर जीएसटी है तो 18%, 12%, 5%, जो वो कहे वो आपको लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट जितना भी है वो आपको करना पड़ेगा। फर्क क्या होता है कि जीएसटी और टैक्स ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होती है। अब इसको भी और आराम से समझ लीजिए कि किसी चीज को रटिए मत। अगर कोई सामान 500 रुपए का दिख रहा है, उसने दिखा ये 500 रुपए का है और 50 रुपए डिस्काउंट है, तो आप किसको कितना पैसा दोगे, 250 दोगे, बहुत अच्छी बात है, 450 दो, मतलब कम ही देंगे ना। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। और उसमें वो अगर वो लिखेगा कि 500 रुपए का सामान है, इसके ऊपर टैक्स और लगेगा आपको, तो आप समझ जाइए कि 500 से ज्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्स प्लस होता है और डिस्काउंट माइनस होती है। तो हमेशा जो हमारा नेट अमाउंट निकलेगा, नेट अमाउंट निकलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा होगा कि अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट। और इसको हम लोग रटेंगे नहीं, समझ समझ के काम करेंगे कि कभी भी कोई भी टैक्स होगी तो ऐड ही होती है, तो इक्वल टू करके उसको ऐड करना चाहिए। और डिस्काउंट है तो हम पैसा कम देंगे, दैट्स वाई हम उसको माइनस ही करेंगे हमेशा। तो नेट अमाउंट का फॉर्मूला होगा अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट, ऐसे लिखा, एंटर किया आपने, आ गया, इसको आपने
जो ये हम करते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कॉपी और पेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉपी और पेस्ट। एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के कितने तरीके हैं? अभी तक हमने एक ही पढ़ा था, क्लास को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? अब इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। मेथड नंबर 1 अभी तक हमने पढ़ा था, डबल क्लिक ऑन द कॉर्नर। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, इसी को कॉपी पेस्ट कहते हैं। अगर ये कॉपी पेस्ट है तो इसका कमांड वही होना चाहिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वही होना चाहिए। तो मेथड नंबर 2 कंट्रोल सी और सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी। मेथड नंबर 3 कंट्रोल सी और इसमें कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं होती है, एंटर करने से कंट्रोल वी अपने आप हो जाता है। तो अगर आपके पास माउस चल रहा है तो आप डबल क्लिक करेंगे, अगर आपका माउस नहीं चल रहा है तो आप कीबोर्ड से भी अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमें माउस को चलाने की जरूरत नहीं, हमने इसे सेलेक्ट किया और कर दिया। क्या किया मैंने? कंट्रोल सी किया। मैं फिर से आता हूँ अगेन, तुरंत फटाफट करते हैं, एग्जाम्स में हमको तेजी से करना होगा। तो हमको यहाँ पे 18% जीएसटी, 5% डिस्काउंट निकालना है। तो अमाउंट इंटू 18% जीएसटी, ये कर दिया, इक्वल टू अमाउंट इंटू 5% डिस्काउंट कर दिया, और इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट कर दिया। तीनों को एक साथ करना चाहिए, माउस को टच नहीं कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि शिफ्ट एरो से सिलेक्शन हो जाता है, तो हमने शिफ्ट एरो से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद फिर से जो खाली जगह है सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ एंटर कर दीजिए, सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो 3 बार क्लिक करने की, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, उसी से भी काम हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका नंबर 1 डबल क्लिक, नंबर 2 कंट्रोल सी कंट्रोल वी तरीका, मेथड नंबर 3 कंट्रोल सी एंड एंटर, मेथड नंबर 4 राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, मेथड नंबर 6 मेनू के थ्रू कॉपी एंड पेस्ट। मतलब आपको कॉपी पेस्ट करना है, आप चाहे जैसे करें। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, मेनू से जाकर के ऊपर बटन से कॉपी एंड पेस्ट, राइट। यहाँ पर एक बस खास बात है कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं है, हम एंटर कर देंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। फर्क क्या होगा? फर्क आप हमें कल बताइएगा, आप प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कि सर कभी मुझे महसूस हुआ क्या कि कंट्रोल वी और एंटर में कोई अंतर नहीं है। 99% कोई अंतर नहीं है, 1% एक छोटा सा अंतर है, वो आप प्रैक्टिस करके मुझे एक्सप्लेन करिएगा। ये आपके लिए टास्क रहेगा, आप उस चीज को देखिए कि कंट्रोल एंटर से तो काम हो ही जाता है, तो कंट्रोल वी कब बेनिफिशियल होता है, सोच करके बताइएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम बताएंगे, फिर आपको क्लास में बताएंगे। 99% तो आपका एंटर से काम हो जाएगा, 1% कब होगा आप ढूंढिए, नहीं तो हम क्लास में बता देंगे। तो ये क्या बना हमारा? ये हमारा इनवॉइस बना, सेल लिस्ट बनी एक, जिसमें हमने जीएसटी और टैक्स को कैलकुलेट करना सीखा। यही चीज आपकी पेरोल में आएगी, यही चीज हमारी पे स्लिप पर आएगी, यही चीज हमारी पे स्लिप पर आएगी या पे रोल पर आएगी। आपको बनाना होगा पे रोल, नोट करिए, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम। पे रोल का मतलब समझते हैं? जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उसको हम कितनी सैलरी देते हैं, उसको हम कितनी सैलरी देते हैं। तो एम्प्लॉय की नाम, तो जो हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, जो हमारे स्टाफ होता है उसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं। तो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम, उसका बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब समझिए कि जब किसी को अपॉइंट किया जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हें 10,000 सैलरी देंगे, 15,000 देंगे, 8,000 देंगे या 25,000 देंगे, 40,000 देंगे, राइट। तो एक तो ये बात हो जाती है कि भाई 30,000 या 25,000 आपकी सैलरी होगी, 15,000 आपकी सैलरी होगी। तो अगर किसी की 15,000 सैलरी है, महीना खत्म हुआ, उसको 15,000 मिल गया, बात खत्म, राइट। लेकिन बशर्ते उसने पूरे दिन काम किया हो, 26 दिन काम किया हो, छुट्टी होगी तो बात उस दिन भी थी कि वेदर पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, ऑब्वियसली कटेगा। अगर हमने 2 छुट्टी करी तो 2 छुट्टी का पैसा कटना चाहिए, 3 करी तो कभी कभी कोई कंपनी में एक अलाउ होता है, तो एक एक छुट्टी अलाउ होती है, एक करी तो भी पूरा पैसा मिलेगा, 2 करी तो एक का नहीं मिलेगा और एक का कट जाएगा, राइट। ऐसे चलेगा, मतलब एक अलाउ अगर है तो, राइट। वो आगे
समझना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा कोई शीट में यहाँ पे कैलकुलेशन हो। फिर वही बात कि उसी 15,000 पर हम कैलकुलेट करेंगे कि 15,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, 2 छुट्टी 15,000 पे पूरे महीने का, तो एक दिन का कितना हुआ 500 रुपए, एक छुट्टी करी 500 कटेगा, 2 छुट्टी हुई 1,000 कट जाएगा। ऐसे क्लियर होगा ना भाई। 15,000 रुपए एक महीने का है तो 30 दिन का, एक दिन का कितना हुआ 500 ही तो हुआ। तो हमने 15,000 डिवाइडेड बाई 30 कर दिया, 500 आ गया। तो ये तो हो गया बेसिक सैलरी के बारे में। लेकिन जब अच्छा स्टाफ होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, स्टाफ कई तरीके के होते हैं। स्टाफ एक जनरल स्टाफ है जिसके ऊपर ये सारी बातें लागू होती हैं, राइट। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसके ऊपर अगर उनका पैसा डिडक्ट होता है तो उनको इंसेंटिव और मिलता है। इंसेंटिव मिलने का मतलब उनको कार भी दी जाती है, उनके बच्चों को पढ़ाने का खर्चा भी दिया जाता है, उनको आने जाने घूमने का पेट्रोल भी दिया जाता है, राइट। रहने के लिए घर भी दिया जाता है, क्लियर, वो सब जुड़ता है। तो हमको उनका एजुकेशन अलाउंसेस मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। ये जैसे जैसे स्टाफ मेहनत करता है वैसे वैसे उसको प्रमोट करने के लिए, ओके। या जो कोई बहुत अच्छे सेल्स वाले लोग होते हैं, जैसे जैसे सेल्स को बढ़ाते हैं, हमने सेल्स पर्सन रखे, लेकिन कुछ लोग सेल्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग सेल नॉर्मल कर रहे हैं, जितना है उतना ही कर रहे हैं। तो जो ज्यादा कर रहा है उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो वो भी मेहनत से काम करना कम कर देगा। तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है क्योंकि पोस्ट तो सेम है, कि 2 बंदे हैं जो सेल्स पर काम कर रहे हैं, तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते कि एक की सैलरी 25 कर दी, दूसरे की सैलरी 50 कर दी, ऐसा नहीं कर, बल्कि उसको भी प्रमोट करने के लिए कहते हैं तुमको इंसेंटिव और मिलेगा। जैसे जैसे सेल बढ़ाओगे एक लिमिट लगा दी जाती है, टारगेट दिए जाते हैं सेल्स में कि 5 लाख रुपए की तुम्हें सेल्स करनी जरूरी है, राइट। इसके ज्यादा करोगे तो 2% तुम्हें और मिलेगा, 1% और मिलेगा, 0.5% और मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो एक्सेल में परसेंट बहुत ज्यादा चलेगा, परसेंट बहुत ज्यादा चलेगा। 5 लाख की सेल करी तो जितनी सैलरी है उतनी मिलेगी, 6 लाख की करी तो अगले 1 लाख रुपए पर आपको 0.5% या 0.2% या 1% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 1 लाख उसने ज्यादा किया, 1 लाख का 1,000 रुपए उसको और ज्यादा मिल जाएगा। ये होगा तो मेहनत करेगा जितना वो, तब उसको जब वो 5 लाख का टारगेट पूरा कर लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि हर 1 लाख पर अब मुझे 1,000 रुपए और मिलना वाला है, तो और कोशिश करेगा जिससे कंपनी की सेल बढ़ेगी, राइट है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पेरोल पर आती हैं। ये सारा कुछ पेरोल आपको बनाने को दिया जा सकता है अलग अलग कंपनी का। तो सीरियल नंबर, पहले हम एक नॉर्मल पेरोल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का नाम बेसिक सैलरी के साथ उसको ई ए का मतलब ए, जितने ए हैं वो सब अलाउंसेस हैं, इंसेंटिव है। एजुकेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस बोलते हैं उसको सीए या कन्वेंस कह सकते हैं आप। एजुकेशन अलाउंस दिए जाते हैं, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस HRA, हाउस रेंट अलाउंस HRA। पेरोल के अंदर अलाउंसेस, पेरोल के अंदर, पेरोल की बात कर रहे हैं तो एक हो गया बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में अलाउंसेस ऐड होंगे, अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब एक्स्ट्रा मिलने वाला, उसको इंसेंटिव को अलाउंसेस कहते हैं, AWA अलाउंसेस। और इसके बाद घटता है, इसमें टैक्स कटता है और प्रोविडेंट फंड कटता है, टैक्स भी कटता है, टैक्स लग जाता है, और प्रोविडेंट फंड PF बोलते हैं वो भी कटता है। पहले अलाउंसेस को नोट कर लेते हैं। अलाउंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, अलाउंसेस बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें मेन है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, TA द ट्रैवलिंग अलाउंस, ये उनको मिलता है जिनका ट्रैवलिंग जॉब होता है। आज उसको भेज दिया तुम फरकाबाद चले जाओ, कल दिल्ली चले जाओ, वहां से ऑर्डर लेके आओ, लखनऊ से ऑर्डर लेके आओ, तो उसको ट्रैवलिंग का पैसा देना पड़ता है, वहां पर रहने खाने का पैसा देना पड़ता है। कोई यहाँ से लखनऊ जाएगा, वहां पे होटल पे रुकेगा या जो भी वो खाना पीना खाएगा वो उसको दिया जाएगा, तो ट्रैवलिंग अलाउंस सेल्स वालों को दिया जाता है।
जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तो जाएंगे, उनका छुट्टी के हिसाब से वो बस गए और काम किया, लेकिन जो बाहर ही घूम रहा है उसको तो आने जाने का किराया भी देना पड़ेगा, उसकी टिकट भी करानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, बात समझ रहिएगा, धीरे धीरे क्लास चल रही है, आगे सब आपको याद रखना पड़ेगा। एक होगा ट्रेवलिंग और एक होगा कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब किराया, है ना। आप बोलेंगे सर किराया तो जब हम लखनऊ जाएंगे तभी भी लगेगा, जब हम घर से यहाँ पर आएंगे तो भी लगेगा, राइट। तो जो घर से आप यहाँ पर आएंगे उसको कन्वेंस कहेंगे। जो सेल्स वाले बंदे बाहर घूमते रहेंगे उनको ट्रैवलिंग मिलता है, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल कन्वेंस नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस? कन्वेंस इज अ लोकल कन्वेंस, राइट। हम आपके लोकल कन्वेंस के लिए आपको पेट्रोल का खर्चा दे रहे हैं 2,000 रुपये, और वो आपका लोकल, अब आपका 2,000 से ज्यादा पेट्रोल लग रहा है, 2,500 लग रहा है, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। कंपनी बोलती है हम आपको 2,000 रुपये पेट्रोल का और दे देंगे, राइट, या किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको दे देंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन में मुश्किल होता है, जैसे भी पॉलिसी हो माना जा सकता है, राइट। तो आप गाड़ी बुक कराते हैं तो वो क्या करते हैं, 7 रुपये पर किलोमीटर प्लस ड्राइवर का 800 रुपये, तो पर किलोमीटर के हिसाब से, क्लियर है सर? तो वो सारा चीजें, तो कन्वेंस दिया जा सकता है, वो होगा लोकल कन्वेंस, और या ट्रैवलिंग दिया जा सकता है, तो जो अगर उनके सेल्स के लोग होंगे तो उनको कन्वेंस दिया जा सकता है, CONVEYANC। इसके अलावा कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, आपका इंश्योरेंस करा देगी, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा आपको दे सकती है, आपका इंश्योरेंस करा देगी, आपके बच्चों के लिए, स्टाफ के चिल्ड्रंस के लिए वो एजुकेशन अलाउंस, मतलब उनके बच्चों की फीस जमा करती है। जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं वो बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं, तो जो ऐसा नहीं कि बड़े ही लोगों को सारी चीजें दी जाती हैं, जो हमारा बहुत गरीब तबके का एम्प्लॉय होता है उसके बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, उनकी फीस जमा करते हैं, राइट। सरकार ऐसा भी करती है, जो बहुत गरीब है तो उनके बच्चों को सरकार स्कूल में जाकर के फीस भी जमा करती है, तो उनके लिए एजुकेशन अलाउंस होता है। तो एजुकेशन अलाउंस हम किसी को भी दे सकते हैं, बड़े एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं और एक किसी छोटे एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं, राइट है ना। तो एक होता है DA, ये DNS अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है ये। इसके अलावा और भी मोबाइल का खर्चा या जो भी जितने ए होंगे वो दिए जा सकते हैं, कार अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ग्रेजुएटी फंड, कुछ भी दिया जा सकता है। जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, रहने को भी दिया जाएगा, कार भी दी जाएगी, कार का पेट्रोल भी दिया जाएगा, इंश्योरेंस भी करा दिया जाएगा, उसके बच्चों की पढ़ाई भी कराई जाएगी, राइट है ना। तो ये सब उसको क्या होगा, ये सब ऐड होगा, तो जितने अलाउंसेस हैं वो हम लोग क्या करेंगे, हमको मिलना चाहिए, तो ऐड करेंगे हम लोग, राइट। तो जैसे जैसे ऐड करेंगे मेरा तो सैलरी बढ़ेगा, तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। तो टैक्स का रेट होता है जो भी फिक्स होता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंटिंग का नियम है, वो बाद में आप समझेंगे, आप मान लेंगे कि जो भी टैक्स लगा होगा वो फिर घटेगा, माइनस हो जाएगा, उसका काफी बड़ा कैलकुलेशन होता है, वो अभी हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। हर एम्प्लॉय का अपने अपने हिसाब से टैक्स कटेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एक PF जरूर काटती है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, सैलरी में से एक 12% इसका रेट फिक्स होता है, फंड होता है जो कि 12% होता है, ये आपकी सैलरी से वो डिडक्ट कर लेती है हर महीने और आपके अकाउंट में जमा करती है, ताकि आपके आड़े वक्त पर आपको दिया जा सके। तो टैक्स और प्रोविडेंट फंड दोनों कटता है, टैक्स और प्रोविडेंट फंड दोनों डिडक्ट होता है। ये बात अलग है कि छोटे एम्प्लॉयज का टैक्स नहीं कटता है, क्योंकि वो सैलरी की कम रेंज में आते हैं। बड़े एम्प्लॉयज के लिए उनका टैक्स भी कटता है और प्रोविडेंट फंड भी कटता है। तो जब पेरोल शीट बनाते हैं तो एक सरल सा बात समझ लीजिए, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक सैलरी, EA मतलब एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं हम लोग उसको, HRA दे रहे हैं, एजुकेशन अलाउंस दे दिया, आप क्या करिए HRA और DA दे दीजिए। ज्यादातर HRA दिया जाता है, DA दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, इतना बहुत है, PF दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं, मतलब ये काट लेंगे, ओके। तो एम्प्लॉय के नाम आप फिर से
आप याद रखिए, जो भी आप अच्छे रोहित श्रीवास्तव, अमित मोहित कुमार, जो भी आपको नाम याद रखना हो आप जल्दी से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पर ABCD करके लिख ले रहे हैं, आप सही से लिखिएगा। और इनकी किसी की बेसिक सैलरी 25,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 8,000 है, राइट, किसी की 10,000 है। तो 8,000 वाले 2 हैं, 10,000 वाला 1 है, एक 25,000 वाला, एक 15,000 वाला है, एक कोई 25,000 वाला और है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको सब परसेंटेज लगाना है। PF क्या होता है, 12% होता है, 12% PF होता है, 5% आप टैक्स लगा दीजिए। टैक्स का रेट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ और होता है, आप फिलहाल अभी हम यहाँ पे 5% मान के चल रहे हैं, 5% मान के चल रहे हैं। और HRA हम उसको 12% का HRA दे रहे हैं, 15% का DA दे रहे हैं, 8% का इंश्योरेंस दे रहे हैं। जो भी सैलरी होगी उसका 15% और मिलेगा, 12% और मिलेगा, 8% और मिलेगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे, इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाई 15%, ये कर दिया आपने, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 12%। कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इसका सेकंड मेथड, आज वाली भी क्लास में यही है। तो अभी हम अपने हाथ से लिख करके फिक्स कर रहे हैं इसको 8%। एक ही साथ सब कैलकुलेट कर लीजिए, 12% का PF इक्वल टू 12% और 5% का टैक्स इक्वल टू 5%। सबको सेलेक्ट करिए, सबको सेलेक्ट करिए, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सारे आंसर्स आ गए। नहीं अभी नहीं आए, नेट सैलरी तो निकाला ही नहीं। नेट सैलरी उसको कुल मिला के मिलना कितना चाहिए, तो क्या मिलना चाहिए हम लोग को, देखिए हम लोग ने इस दिन सम निकालना सीखा था, आज डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं। इक्वल टू आपको क्या करना चाहिए, बेसिक प्लस सारे अलाउंसेस जितने भी हैं, DA प्लस HRA प्लस इंश्योरेंस, ये तीनों चीजें जुड़नी चाहिए, माइनस जितने हैं प्रोविडेंट फंड माइनस टैक्स घटेगा। अभी आप स्टूडेंट लेवल पर है, मैंने आपको सिर्फ 5 कॉलम का दिया है, मैंने केवल 3 अनाउंस दिए हैं और 2 डिडक्शंस हुए हैं, 3 अनाउंस दिए हैं और 2 डिडक्शंस हुए। कभी कभी इसको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी भी कहा जाता है, कभी कभी इसको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी भी कहा जाता है। ग्रॉस का मतलब पहले ऐड करके निकाल लीजिए, उसको ग्रॉस कहते हैं, उसके बाद नेट सैलरी निकालिए। तो एक हेडिंग होती है बीच में ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस का मतलब केवल उसको ऐड करने वाला, जितनी चीजें ऐड करनी है वो जोड़ लीजिए। तो सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस इंश्योरेंस आप लिख सकते हैं आराम से। ग्रॉस सैलरी का मतलब सैलरी प्लस अलाउंसेस, अब जितने भी अलाउंसेस हैं, 3 है, 5 है, 8 हैं, बहुत सारे मिलते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज को ज्यादा मिलते हैं, दिए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 8 में से 2 मिल रहे हो, 2 किसी को मिल रहे हो, 2 किसी को मिल रहे हो, जिसको जो मिलेगा वो ऐड होगा। ओके, अभी हम लोग सरल भाषा में तीनों को जोड़ दे रहे हैं। 3 लिए हैं मैंने, DNS लिया है, HRA लिया है, इंश्योरेंस लिया है, जोड़ लिया है। तो फिर हमारा टैक्स क्या होगा, ग्रॉस माइनस जो घटाना है उसको माइनस करना है, माइनस PF माइनस टैक्स। आप एक ही साथ निकाल सकते हैं या अलग अलग ग्रॉस और नेट करके भी निकाल सकते हैं। आपको कोई कह सकता है कि ग्रॉस अलग निकालो और नेट अलग निकालो, तो आप ग्रॉस में प्लस करेंगे, नेट करते समय माइनस करेंगे। अगर वो कहता है कि केवल नेट निकालो तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, सारी चीजें प्लस करेंगे और माइनस को माइनस करेंगे, बस यही होगा कि एक प्लस वाला फिगर आपको दिखाई नहीं देगा। अब पता है कंपनियां क्या चालाकी करती हैं, कंपनियां यही करती हैं कि आपको बोलेंगे कि आपको 35,000 रुपए सैलरी है आपकी, ठीक है, अब उसमें से वो आपको फिर टारगेट देती है कि 35,000 आपको मिलेगा तब जब आप मेहनत से काम करेंगे, तब हम आपको 3750 रुपए का DA देंगे, राइट, हम आपको रहने के लिए 3,000 का देंगे, 2,000 का आपको इंश्योरेंस देंगे, 500 का पेट्रोल देंगे, ये सब मिला करके 35,000 आपका बनेगा। इसलिए ग्रॉस की बात होती है, या CTC बोलते हैं उसको, कि हमारा CTC कितना बनेगा। तो कंपनी कहती है आपका 6 लाख का पैकेज बनेगा, आपका 8 लाख का पैकेज बनेगा, मतलब 50,000 महीना बनेगा। तो उसमें से बेसिक
कम होता है और उसमें सारी चीजें जुड़ने के बाद जाकर के वो सीटीसी बन करके आता है। ओके, कि हाथ में कितना पैसा आएगा। तो उसके इसका मतलब होता है कि कंपनी आपसे चाहती है कि आप मेहनत करें, जो मेहनत करेगा उसका वो सीटीसी बढ़ता रहेगा। तो हर बार जो भी आपके डिस्कशन होगा उसमें बेसिक सैलरी का मतलब जितना आपकी पे स्केल है, और उसके बाद आपके इंसेंटिव्स ऐड होंगे, डिपेंड्स कंपनी की पॉलिसी पर। और हो सकता है कंपनी की डायरेक्ट पॉलिसी हो कि भैया यही है 5 लाख तो आपको 50,000 मिलना ही मिलना है। तो जो छोटे लोग होते हैं, मतलब तो ग्रेड 4 के जो होंगे उनके उनके लिए मान लीजिए वो बोलते हैं कि 8,000 महीना है, तो फिर उनके लिए कोई अदर इंसेंटिव होता नहीं है, उसे समय से पहुंचना होता है, समय से निकलना होता है, रोज काम करना होता है, राइट। सेल्स वालों के लिए काफी ज्यादा पैकेजेस होते हैं कंपनी के अंदर। आप लोग इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं, तो लोन की इंस्टॉलमेंट घटेगी। तो आप खुद समझ जाइए कि एब्सेंट होगा, अगर इसमें एक एब्सेंट का कॉलम होगा तो एब्सेंट का एक कॉलम और बढ़ा करके आप उसका पैसा कम करेंगे। ये तो हमने तब माना जब हमारी पूरे दिन उसने काम किया। हमने माना कि रोहित श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने सही से पूरे दिन काम किया। अब बात यहाँ पर आती है कि नहीं, उन्होंने कितने दिन काम किया, 5 छुट्टी ले ली तो उनका सब कुछ ये चीज चेंज हो जाएगा। 5 दिन का पैसा डिडक्ट करके नेट सैलरी में और क्या कम हो जाएगा, उनका एब्सेंट का पैसा और कम हो जाएगा। तो एक्सेल में समझ समझ के काम करिएगा, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिख दिया G3+D3+F3 तो आपने वहां जाके उसको टाइप कर दिया। तो लॉजिक से समझिएगा। ओके,